चैप्टर 1 स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की के दो भाग हैं, एक विद्युत क्षेत्र और एक है विभव विभवांतर और संधारित्र। इसमें आप लोग 1 2 3 4 पार्ट तक आपका यही चलेगा। स्थिर विद्युत की में देखा जाए तो स्थिर विद्युत की क्या होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा उनके द्वारा होने वाले परिणामों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। यहां से इसकी परिभाषा इतनी है। इसके बाद में इसकी नेक्स्ट डेरिवेशन है आपकी घर्षण विद्युत। अब घर्षण विद्युत की बात की जाए तो घर्षण विद्युत क्या होता है, आज से लगभग 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ को, एम्बर एक पदार्थ होता है, जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, अर्थात वह पदार्थ विद्युत में हो जाता है। इसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। अर्थात यहां पे बताया गया है कि घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है, अर्थात एम्बर नामक पदार्थ विद्युत में हो जाता है, आवेशित हो जाता है और यहीं से निकल के आता है आपका आवेश। यानी कि जब एम्बर को रगड़ा जाता है ऊन से तो एम्बर नामक पदार्थ आवेशित हो जाता है। इसके लगभग 2000 सालों तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने देखा, जब एवोनाइट एक पदार्थ होता है, एवोनाइट कांच जैसे पदार्थों को रेशम के कपड़े से, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उनमें भी घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होती है और वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करते हैं। इन सबसे प्रेरित होकर निकल के आता है आपका आवेश। अब आवेश क्या होता है, चार्ज। आवेश की अपनी डेरिवेशन होती है, कई वैज्ञानिक मानते हैं, कई इसको नहीं मानते हैं। आवेश को पहले हम द्रव्यमान से समझते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, मास। द्रव्यमान की डेरिवेशन क्या है, जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं और ग्रेविटी का अनुभव कर रहे हैं तो द्रव्यमान वह होता है जिसके कारण कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है या गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करती है, अनुभव करती है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हम लोगों में द्रव्यमान है तो हम गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं और पृथ्वी का द्रव्यमान है तो वह हम पे गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है, इसे हम बोलेंगे द्रव्यमान। अब आवेश की बात की जाए, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब हम घर्षण करा रहे थे तो वस्तुएं विद्युत में हो रही थी। तो आवेश की बात की है तो आवेश होता है किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात वह विद्युत में हो जाती है, उसे आवेश कहते हैं। और यहां से आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकारों को समझने के लिए हम यहां पर एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में देखा गया है, सबसे पहले हम एक कांच की छड़ लेते हैं और उस कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और रेशम के कपड़े से रगड़कर उस कांच की छड़ को एक आधार से या स्टैंड से लटका देते हैं। यह कांच की छड़ आवेशित हो जाती है, इस पर आवेश आ जाता है, अर्थात इसमें विद्युत उत्पन्न हो जाती है। तो यह कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। इस पर चाहे तो पॉजिटिव आवेश आ सकता है या इस पर नेगेटिव आवेश आ सकता है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करते हैं। इसके बाद हम एक अदर कांच की छड़ लेते हैं और उसे भी सेम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। दोनों छड़ों को एक ही कपड़े से रगड़ते हैं, सेम धातु की छड़ है और कपड़ा भी सेम है। जब दोनों छड़ों को पास पास लाया जाता है तो दोनों पर चार्ज समान है, यानी कि या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से आवेश दो प्रकार का माना गया है, धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो इसके बाद में जब ये दोनों छड़ पास पास आती हैं, क्योंकि सेम पदार्थ को सेम पदार्थ से रगड़ा गया है तो आवेश कैसा है, इन पर समान है।
तो समान आवेश की क्षणें जब पास पास आती हैं तो इनके मध्य होता है प्रतिकर्षण, इनके मध्य होता है प्रतिकर्षण। अब हम क्या करते हैं, ये क्षण हमारी किसकी थी, कांच की, ये भी किसकी थी, कांच की क्षण। दोनों पर आवेश कैसा है, समान है, दोनों पर आवेश कैसा है, समान है, और इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कांच की छड़ देते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और उसे भी एक आधार से लटका देते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर आधार से लटका दिया गया है, इस पर आवेश आ गया। इसके बाद हम एवोनेट की छड़ देते हैं और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि एवोनेट की छड़ पर आवेश इससे डिफरेंट है। तो हो सकता है कि एवोनेट की छड़ पर जो आवेश है वह आपका इससे अलग है। तो आवेश के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां से इस पर जो आवेश है वह कैसा आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया। और जब इन दोनों क्षणों को पास पास लाया जाता है तो इन दोनों के मध्य आकर्षण होता है, इन दोनों के मध्य आकर्षण होता है। अर्थात यहां से कहा जा सकता है कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं व असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां से आवेश आपका दो प्रकार का माना गया है, एक तो धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। और यहां से देखा गया है कि जब आवेश समान होता है, जब आवेश समान होता है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, और जब आवेश असमान होता है तो इनमें आकर्षण होता है। अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद में हम इसकी अन्य प्रॉपर्टी देखेंगे आवेश की। इसके बाद बात निकल के आती है, अभी हमने आपको बताया कि आवेश पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन ये होता कैसे है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। तो इसमें देखते हैं हम आवेश का परमाणु सिद्धांत। आवेश का परमाणु सिद्धांत, कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत भी बोला गया है। हम जो पढ़ रहे हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन की ही पढ़ रहे हैं। इसमें देखा गया है कि आवेश का परमाणु सिद्धांत, तो इसमें एक बात हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहां से मैं एक पदार्थ ले रहा हूं, उसका एक मैंने परमाणु लिया है, और परमाणु का जो धनावेश होता है वो इसके सेंटर में होता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके बाद में प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका धनावेश बराबर होता है ऋणावेश के, ठीक है। तो यहां से धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, बराबर होता है, और यहां से परमाणु क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। तो हम घर्षण में क्या कराते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं उन दोनों का, और वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, परमाणु तो उदासीन है तो वस्तु आवेशित कैसे हो जाती है। तो मान के चलो यह एक पदार्थ का परमाणु है और यह किसी दूसरे पदार्थ का परमाणु है, इसकी भी सेम कहानी है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है या इन दोनों का घर्षण करा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं, क्योंकि इनके मध्य लगने वाला जो बल है, नाभिकीय बल है, वो समान नहीं होता है, और जिसका बल दुर्बल होता है उसके इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर पहुंच जाते हैं। अगर मान के चलिए इसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस पर आ जाते हैं, तो प्रारंभ में क्या देखा गया था कि दोनों पर धनावेश पर ऋणावेश क्या है, समान है।
लेकिन जैसे ही घर्षण कराया गया तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं। तो यहां से क्या देखा जाएगा कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो इसमें ऋणावेश कम हो जाएगा, धनावेश बढ़ जाएगा, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ये धनावेश। इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इस पर पहले बराबर थे सभी, लेकिन जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हुआ, इस पर ऋणावेश की वृद्धि हो गई और वस्तु कैसी जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। और इस आधार पर, घर्षण के आधार पर वस्तुएं धनावेशित व ऋणावेशित हो जाती हैं। टोटल थ्योरी इलेक्ट्रॉन की है। देखो भाग कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहीं भी नहीं जा रहा है, प्रोटॉन गति नहीं करता है, गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसका निकलता है, जिसका नाभिकीय बल अपेक्षाकृत कमजोर होता है उसके इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पर पहुंच जाते हैं। जिसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर क्या होता है, धनावेश बढ़ जाता है, ऋणावेश कम हो जाता है और वस्तु कैसी होती है, धनावेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका ऋणावेश बढ़ जाता है व धनावेश घट जाता है, वस्तु कैसी होती है, ऋणावेशित हो जाती है। और यहां से एक और बात निकल के आती है कि एक बात हमेशा याद रखना, कई बार पूछा गया है ये सवाल कि यदि कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, यदि कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं बता देना चाहता हूं, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित होती है। वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो क्या होती है, ऋणावेशित होती है। और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वह ऋणावेशित होगी, तो जब वो इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं तो इसका पृष्ठ क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात ऋणावेशित वस्तु का पृष्ठ धनावेशित वस्तु से अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां से कई बार यह सवाल पूछा गया है। और दूसरी बात, प्रोटॉन यहां गति नहीं करता है क्योंकि घर्षण में इतना बल नहीं लग सकता है कि प्रोटॉन को अलग कर सके। हाँ, घर्षण से इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसलेशन होता है। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसलेशन से क्या होता है, वस्तु नेगेटिव व पॉजिटिव हो जाती हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बालों से कंघी करके इस तरह से रख देते हैं तो जो कंघा है वह आवेशित हो जाता है और कंघे से छोटे छोटे धूल के कण चिपक जाते हैं। उसमें क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। एक पेन लेके इस तरह से करके हम जमीन पर इसको रखेंगे तो इससे छोटे छोटे धूल के कण चिपक जाते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि घर्षण से जो वस्तु है वह विद्युत में हो जाती है, उस पर आवेश आ जाता है, अतः वस्तु कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो यहां से आवेश की एक सेकंड डेफिनेशन बन सकती है आपकी कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं उसे भी आप क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। मेन थ्योरी है यहाँ पर आपकी आवेश। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप 12th क्लास में पहले पार्ट से लेके आखिरी पार्ट तक क्या पढ़ेंगे, ओनली आवेश पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। आवेश से स्टार्ट होगा, आवेश पे खत्म होगा ये। इसके बाद बात आती है कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, यानी आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश उत्पन्न करने की विधि। तो देखिए, एक तो आपने भी पढ़ा है घर्षण के द्वारा, अतः घर्षण के द्वारा वस्तु कैसी होती है, आवेशित हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहली है घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक वस्तु पॉजिटिव होती है तो दूसरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इस प्रकार वस्तुएं क्या होती है, आवेशित हो जाती हैं घर्षण के द्वारा। तो सबसे पहली विधि है घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसके आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं कि जब एवोनेट की छड़ को रेशम के कपड़े से या कांच की छड़ को बिल्ली खा खड़ा जाता है तो वस्तु कैसी होती है, आवेशित हो जाती है। तो इसका मैंने विस्तार से आपको अध्ययन कराया था स्टार्टिंग में।
तो पहली विधि कौन सी है? घर्षण के द्वारा। अर्थात आपने देखा भी होगा पत्थर से पत्थर रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, आग लग जाती है। तो इसी प्रकार घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है और यहाँ जो चार्ज है वही एक तरह से विद्युत का ही रूप होता है। दूसरा है हमारा संपर्क के द्वारा। संपर्क के द्वारा, संपर्क फिजिकली कॉन्टेक्ट, इस तरह से संपर्क में आना। संपर्क दो तरह से होता है, एक तो पास आना, एक बिल्कुल फिजिकली कॉन्टेक्ट हो जाना। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं हमारे पास कोई एक आवेशित वस्तु है। जैसे मैंने कहा हमारे पास कोई आवेशित चालक वस्तु है, इस पर कोई चार्ज है, माना धनावेश है इस पर, आप चाहो तो इस पर ऋणावेश ले सकते हैं। जब इस वस्तु के संपर्क में आप चाहें तो वस्तु को इस तरह ना लेकर इस तरह ले सकते हैं वस्तुओं को डब्बे के आकार में, और यहां पे आप आवेश दिखा सकते हैं। वस्तु कैसी है? धनावेश, यानी आवेश वस्तु है। और जब इस वस्तु के संपर्क में, संपर्क का अर्थ होता है बिल्कुल फिजिकली कॉन्टेक्ट कराना, इस तरह से ये होता है संपर्क। संपर्क के द्वारा आवेशन। जब एक आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई अनावेशित, यह आपकी आवेशित है, और यह आपकी अनावेशित है। संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु रह जाती है तो इस वस्तु के कुछ आवेश इस वस्तु पर आ जाते हैं, इसे बोलते हैं संपर्क के द्वारा आवेशन। जब एक आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु रह जाती है तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश अनावेशित वस्तु पर आ जाते हैं और इससे अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, इसे बोलते हैं संपर्क के द्वारा आवेशन। लेकिन वस्तुएं संपर्क में फिजिकली कांटेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यदि दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि यह वस्तु कैसी रहेगी, अब आवेशित आपकी हो जाती है। इस वस्तु पे क्या आ जाएगा? आपका आवेश आ जाएगा। अतः संपर्क के द्वारा भी यहां पर वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसको हम दैनिक क्वेश्चन समझ सकते हैं कि जैसे एक हमारा हैंड है, ये गर्म है, दूसरा ठंडा है, दोनों को मिक्स कर दो इस तरह से तो कुछ समय बाद दोनों का ताप क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अतः गर्म वस्तु से ऊर्जा ठंडी वस्तु में चली जाएगी। तो किसके द्वारा गई है? ये संपर्क के द्वारा। किसके द्वारा गई है? संपर्क के द्वारा। तो पहली विधि कौन सी थी हमारी? घर्षण। दूसरी कौन सी थी? संपर्क। और तीसरी है प्रेरण। प्रेरण। अब प्रेरण क्या होता है? प्रेरण में भी वस्तु संपर्क में आती है लेकिन फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आती है। अर्थात वस्तु संपर्क में तो आएगी लेकिन फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आएगी। अर्थात एक आवेशित वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु, जब एक कोई अनावेशित वस्तु है उसके निकट हम कोई आवेशित वस्तु लेके आते हैं लेकिन उसको स्पर्श नहीं कराते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? प्रेरण कहते हैं। जैसे मोबाइल का टावर आता है, कोई कॉन्टेक्ट फिगर नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा है, ठीक है ना। टीवी का रिमोट काम करता है, सभी प्रेरणीय घटनाएं हैं। तो इसी प्रकार यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कोई भी फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं होगा और वस्तु कैसी होगी? आवेशित हो जाती है। तो प्रेरण देखा जाएगा। इसके कई फिगर हैं, एक एक से अंदर करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 2-3 स्टेप हैं इसके, नोट्स में आपको समझा दिया गया पूरी तरह से। सबसे पहली बात, सब प्रेरण के द्वारा आवेशन, कि कोई आपकी अनावेशित वस्तु है। देखो वस्तु कैसी बना सकते हैं, कोई मैं इस पर कोई मायने नहीं करता है। आप चाहो तो एक छड़ के रूप बना सकते हैं, गोले के रूप बना सकते हैं, इस पर कोई चर्चा का विषय नहीं है। वस्तु काल्पनिक बनाई गई यहाँ पर, और काल्पनिक आप कैसी बना सकते हैं। ये कोई आपकी अनावेशित वस्तु है, अर्थात इस पर हमारे पास में कोई चार्ज नहीं है। चार्ज आवेश को कहते हैं। तो अनावेशित वस्तु है
और इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इस वस्तु के निकट हम क्या करते हैं, कोई आवेशित वस्तु लेके आते हैं। इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देख सकते हैं ये वस्तु आवेशित है और ये कैसी है, अनावेशित है। तो यहां से आवेशित और ये है आपकी अनावेशित। जब ये दोनों वस्तु पास पास आती हैं, लेकिन देखो दोनों के मध्य में कोई भी फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, दोनों वस्तु एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो यहां पर घटना होगी प्रेरण की। अर्थात प्रेरण होता है जब एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में बिना स्पर्श किए ही ट्रांसफर हो जाते हैं, उसे प्रेरण कहते हैं। जब दो वस्तुएं आपस में बिना स्पर्श किए अपने गुणों का आदान प्रदान करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रेरण कहते हैं, उसे बोलते हैं प्रेरण। अब यहां से देखा गया है कि ये आवेशित वस्तु है और ये कैसी है, अनावेशित वस्तु। अब चाहो तो उसको नेगेटिव ले सकते हैं, उसकी कहानी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो देखिए जब ये वस्तु संपर्क में आएगी तो इसके दोनों पृष्ठ चार्ज होते हैं। इसके बाहरी पृष्ठ पर आता है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। यहां आएगा आपका पॉजिटिव और यहां आता है आपका नेगेटिव। अर्थात जब एक आवेशित वस्तु इसके संपर्क में गई है तो उसके आंतरिक पृष्ठ पर नेगेटिव और बाहरी पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दोनों ही चार्ज आते हैं, इस पर पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये इसका पहला फिगर है, अगले फिगर में सेम बनेगा और हम क्या करेंगे, इसके बाहरी पृष्ठ को जमीन से कनेक्ट कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं इसके बाहरी पृष्ठ को। दोस्तों बताना चाहता हूं आपके लिए कि भू संपर्कित यानी कि धरती से संबंध कर देते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक होता है, इसको कुछ आवेश देने से या कुछ आवेश लेने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर देखा गया है कि इसको यहां से एक तार के द्वारा जमीन से कनेक्ट कर दिया गया है और जब इसे जमीन से कनेक्ट करते हैं तो इसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो यहां पर क्या बचेगा, यह आपकी आवेशित वस्तु थी, जब इसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला गया तो ओनली क्या बचेगा, इस पर ऋणावेश, और ऋणावेश इसका समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वस्तु कैसी जाती है, आपकी आवेशित हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, अगले फिगर में, इसके दो फिगर ये कंप्लीट हो गए, तीसरा ये हो गया। अगले फिगर में क्या करते हैं, हम इस वस्तु को हटा देते हैं तो इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः वस्तु कैसी जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। यह सवाल पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु के पास कोई धनावेशित वस्तु लाई जाती है तो अनावेशित वस्तु पर कौन सा चार्ज आता है। तो यहां पर देखा गया है धनावेशित वस्तु इसके संपर्क में लाई गई थी, इसके पास लाई गई थी, तो यह वस्तु कैसी होती है, ऋणावेशित हो जाती है। नेक्स्ट सवाल बनता है कि यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है, यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उसके पास उसको हम किस प्रकार कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को हम ऋणावेशित करते हैं तो उसके पास हम धनावेश लेके आते हैं। अगर हमें किसी वस्तु को धनावेश देना है तो उसके पास हम क्या लेके आएंगे, ऋणावेश लेके आएंगे, क्योंकि जो वस्तु लेके आते हैं चाहे वो धनावेश की हो चाहे वो ऋणावेश की हो, उसका सेम आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर जाता है और उसे हम तार के द्वारा निकाल देते हैं। इसके बाद में ये थी आपकी आवेश उत्पन्न करने की विधियां। पहली विधि कौन सी थी, घर्षण, दूसरी कौन सी थी, संपर्क, तीसरी कौन सी थी, प्रेरण। ठीक है, इसके बाद में एक बार इसको हम दोबारा से बता देते हैं पाठ को। सबसे पहला पाठ का नाम है स्थिर विद्युत्की। तो स्थिर विद्युत्की में यानी कि स्थिर आवेश मूव नहीं करेगा, गति नहीं करेगा आवेश, इसमें स्थिति पर अध्ययन करेंगे हम। ये तो इसका बेस पढ़ रहे हैं हम। तो स्थिर विद्युत्की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है और उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। फिर बात आती है
घर्षण विद्युत, घर्षण का अर्थ होता है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। तो लगभग 600 ईसा पूर्व थेल्स ने देखा कि एम्बर को ऊन से या रेशम से रगड़ा गया था, तो उसमें क्या हो गया था, विद्युत में हो गया था, वह आवेशित हो गया था, जिससे वो छोटी छोटी वस्तुओं को कैच कर रहा था। अतः वो क्या हो जाता है, विद्युत में हो जाता है। इससे हम क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, विद्युत या घर्षण विद्युत कहते हैं। आवेशित हो जाता था, यहीं से निकल के आता है आपका आवेश। आवेश क्या होता है, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, कह सकते हैं उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे मैंने बताया आपके लिए, कंगा आवेशित हो जाता है, ठीक है ना। पेन को ऐसे करके रगड़िए, आवेशित हो जाता है, और जमीन पर आप देखेंगे उस पर ध्रुवीकरण चिपक जाते हैं। आवेश के टाइप्स, आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश व ऋणावेश। यह हमने प्रयोग किया जब दो समान क्षणें, समान आवेश, समान धातु की समान क्षण समान आवेश के संपर्क में आती हैं, तो वो दूर दूर हट जाती हैं, प्रतिकर्षण होता है। अर्थात समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन जब असमान धातु की क्षणें, असमान आवेश, दोनों का अलग अलग आवेश को जब हम पास पास लाते हैं, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि वस्तुएं अगर उन पर चार्ज असमान है तो क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। इसके बाद बात आती है आवेश उत्पन्न करने की विधियां। मैंने यहाँ पर 3 विधि बताई आपके लिए। पहली थी घर्षण के द्वारा, दूसरी थी संपर्क के द्वारा, और तीसरी थी प्रेरण के द्वारा। इसके बाद में आपका अगला, मैंने इसमें एक टॉपिक बताया था आपके लिए, परमाणु सिद्धांत। इसको कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी बोला गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमाणु सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बात एक ही है। अर्थात जिस वस्तु के परमाणु का इलेक्ट्रॉन व नाभिक का बॉन्ड कमजोर होता है, बंध कमजोर होता है, उसके इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। जिसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जो ग्रहण करती है वो कैसी होती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो इसके साथ में आपका अगला टॉपिक आएगा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। इस चैप्टर को आपको पहले वीडियो ढंग से सुनना है, और मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर रहा हूं। कहीं भी कितनी भी कोई भी समस्या आती है तो तुरंत मुझे कॉल करें, लेकिन ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करेगा।